हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के 6 चैप्टर किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के बारे में। इस चैप्टर में आज हम इससे बात करेंगे किरचॉफ के नियम के जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसके आधार पर प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जी बच्चों, उस आधार पर प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने उसके थोड़े से आपको ट्रिक बताए थे, लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण उसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझा नहीं सका था और बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आई थी। और मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बहुत सही सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो किरचॉफ का तृतीय नियम पूछेगा या तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, हर एक कंपटीशन में भी आता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। जी सर, जरूरी है। तो हम डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित प्रश्न को हल करने का ट्रिक ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उससे हल करने का ट्रिक पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको अच्छी तरीके से नहीं समझा पाया, लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और पूरी चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको कुछ स्टेप याद करने होंगे। क्या स्टेप है सर? स्टेप नंबर 1, हमें जो परिपथ दिया गया है उसमें से बंद लूप छांटना। उसमें कितने बंद लूप है? ठीक है, दिए गए परिपथ में बंद लूप पहचानना। यही मैं समझाता भी चलूंगा आपको। स्टेप 1, जैसे देखिए हमारे पास एक ये लूप है, हमारे पास ये परिपथ दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी चीजें भी यहां पे आपको समझाता हुआ चलूंगा। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसमें एक बैटरी यहां पर लगा लीजिए, एक सेल यहां पे लगा लीजिए, ये हमारा। और इसमें मान लीजिए इस सेल से धारा I निकल रही है। चलिए अभी इस चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना देखिए। तो दिए गए परिपथ में बंद पार्श्व पहचानना। बंद पार्श्व ने लिखा ना, बंद पार्श्व पहचानना। बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा। ये जो परिपथ हमें दिया गया है इसमें पहले हम पहचानेंगे बंद पार्श्व कौन है और कितने बंद पार्श्व हैं। तो बंद पार्श्व बच्चों वो पार्श्व होते हैं जो पूरी तरीके से बंद हो, कहीं से वो ओपन न दिखाई दे रहे हो। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो परिपथ है इसमें टोटल 2 बंद पार्ट्स है। कैसे सर? देखिए यहां से हम लोग आते ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पूरा एक बंद बॉक्स है, ये पूरा एक क्या है? बंद बॉक्स है। सर जी यहाँ पे खुला हुआ, ये खुला नहीं बच्चा, ये क्या है? सेल है। ठीक है, तो ये सेल की संरचना वैसे बनाते हैं। ये भी क्या है? बंद है। ठीक है, ये भी क्या है? बंद है। तो ये पूरा बंद परिपथ हो गया। तो एक बंद पार्श्व में यहां पर मिला। और अगर हम दूसरा देखें तो देखिए ये भी एक क्या है? पूरा बंद है, तो ये दूसरा बंद पार्श्व। ऐसे ही आपको जो परिपथ दिए रहेंगे उसमें जितने बंद पार्श्व रहेंगे पहले आप उसको देख लेंगे कौन कौन से बंद पार्श्व हैं। ठीक है, अब जब आपको पता चल गया कि परिपथ में कितने बंद पार्श्व हैं तो उसके बाद से जो स्टेप 2 होता है बच्चों, क्या होता है सर? स्टेप 2 में हम अपने मन के अनुसार कोई भी जो आपका मन करे वो दिशा मानेंगे। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इन्हीं दोनों दिशाओं में से कोई भी एक दिशा माननी है। या तो क्लॉकवाइज मान लीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए। अपने मन के अनुसार लिख लीजिएगा यहां पे, अपने मन के अनुसार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा का चयन करें। जो भी आपका मन करे वो दिशा आप चयन कीजिए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज।
अब कुछ बच्चे कहेंगे ये सर क्लॉकवाइज क्या होता है और ये सर जी एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो मैं ये पूरा समझाते चलूंगा, एक स्टेप बता रहा हूँ ना, एक भी चीज़ें नहीं छूटेंगी आपसे। तो देखिए घड़ी जिस दिशा में घूमती है, जैसे अगर हम एक घड़ी बना ले तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी आप देखेंगे यहाँ से 12 से चलना स्टार्ट करेगी, टिक 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 टिक, तो ऐसे चल रही है ना घड़ी, ऐसे ऐसे घड़ी चल रही है। तो घड़ी की दिशा अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो गई, सर ऐसे चल रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है। तो ये जो दिशा हो जाएगी बच्चों ये क्लॉकवाइज। घड़ी की जो दिशा है वो दिशा कही जाती है क्लॉकवाइज। अब सर एंटी क्लॉकवाइज कौन सी दिशा कही जाएगी, तो जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी ऐसे घूमती है तो हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं, ऐसे, ये विपरीत दिशा हो गई। घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल रख दिया हूं, आप घड़ी से याद कर लीजिएगा। घड़ी इधर से घूमती है, अगर ये 12 है तो फिर 12 के बाद सर ये 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे घूमना चालू करेगी। लेकिन अगर ये 12 है तो 1 है, तो इधर जाने के बजाय अगर इधर आ रही है तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई एक अपने मन मुताबिक दिशा मान लेते हैं। तो चलिए हम कोई भी दिशा मान लें। हमने यहाँ पर मान लिया क्लॉकवाइज, हमने यहाँ पर मान लिया क्लॉकवाइज लिया जाए कि एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए, कोई भी ले लीजिए। देखिए हम जो पहले बनाए थे वही बना दे रहे हैं, तो ये तो क्लॉकवाइज नहीं थी, ये एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक है। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज जैसे दिशा मान ली, तो ये पूरे चक्र के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है सर। स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 होता है, अभी स्टेप 3 में हमको बस कुछ चीज़ें नहीं जाननी है, बस हमें अब स्टेप 3 से सीखना है कि ये जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है, जो यानी कि बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है, ये कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो दिशा हमने मानी है, जैसे यहाँ पे हम कौन सी दिशा माने, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज माने रहते तब भी चीज़ें सेम ही आएंगी, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं कहूँगा तो आपको दोनों लोकेशन मान के दिखा दूंगा। ये हमने माना यहाँ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। इस लूप में सारे क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो जो दिशा हमने मान ली, अब इसको हम चेक करेंगे कि यही दिशा जो हमारी है, क्या धारा जो ये हमारी दिशा है, ये दिशा बैटरी की कहाँ से कहाँ जा रही है, बैटरी का ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रही है या धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी दिशा है, अगर यहाँ पे बना दें, अगर आपको वहाँ से देखने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देखिए, वही दिशा है, बस हमने पास बना दिया। क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, सर ऐसे चल के ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो इधर क्या है, पहले ऋण प्लेट है, ऐसे जा रही है, सर जी ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। तो जब भी ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाएगी, जो हमने दिशा मारी थी वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाएगी, तो जो बैटरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो बैटरी हो जाएगी, वो जो बैटरी हो जाएगी, बैटरी का विद्युत वाहक बल धनात्मक हो जाएगा। जब हमारी दिशा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाएगी तो बैटरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। और कब सर ऋणात्मक हो जाएगा, जब हमारी बैटरी की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की आए। जैसे अगर अब इसको पूरा हम कंप्लीट कर दें तो अब देखिए, अब अगर दूसरी बैटरी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे दिशा ऐसे आ रहा है, ऐसे से ऐसे जा रहा है, ऐसे से ऐसे, तो ये धन प्लेट हो गया, ये ऋण प्लेट हो गया। तो इस धन प्लेट से इस ऋण प्लेट में जा रहा है, तो यानी कि जो हमारा E2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। जो E2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो दिशा हमने मानी है, जो दिशा, ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो दिशा हमने मानी है, यदि वो सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाए, प्लेट की ओर जाए, तो जो ईएमएफ है, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, तो ईएमएफ ऋणात्मक होगा। कहां से कहां जा रही है, धन से ऋण की ओर। और यदि ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर आए, धन प्लेट की
ओर आए, धन प्लेट की ओर आए तो ईएमएफ धनात्मक लेते हैं। अब सर जी इसमें धन प्लेट ऋण प्लेट क्या होता है? तो जो बड़ी लाइन है, कुछ को ये भी नहीं पता होगा, तो इसमें जो बड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है धन प्लेट को प्रेजेंट करती है और जो छोटी लाइन है वो ऋण प्लेट को प्रेजेंट करती है। इतनी बारीकियों से कोई नहीं समझाएगा, छोटी लाइन ऋण प्लेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है सर, ये चीजें समझ में आ गया। तो जब आपको ये चीजें समझ में आ गई तो अब लास्ट स्टेप होता है वैद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल। स्टेप 4, अगर हम बात करें V इक्वल टू क्या होता है IR, तो जो वैद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है ये वास्तव में विभव ही होता है। और जो हम इस देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि किरचॉफ के द्वितीय नियम बताइए तो हम क्या बताते हैं कि किसी भी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल तथा उस परिपथ में लगने वाले कुल विद्युत सेल के कुल विद्युत वाहक बलों के योग बीजगणितीय योग बराबर होते हैं। ठीक है, उनका प्रतिरोध तथा धारा सेलों के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में कुल लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। लेकिन जब हम सूत्र, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो एक दूसरा परिभाषा, वही सेम परिभाषा है, क्योंकि अगर V इक्वल टू क्या होता है IR, तो जो IR जो हम गुणनफल बोल रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये विभव ही है वास्तव में। तो और हम क्या बोल सकते हैं कि परिपथ में किसी भी बंद पार्श्व के अंदर कुल विभव शून्य होता है। ये हम द्वितीय नियम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन लिखने को आएगा तो ये नहीं लिखेंगे क्या, किसी भी बंद पार्श्व के, कि ये नियम भी पहले ध्यान दे दीजिएगा, किसी भी बंद पार्श्व के अंदर जो विभव होता है कुल विभव शून्य होता है। नेट किसी भी बंद पार्श्व के अंदर जो कुल विभव होता है वो शून्य होता है। इसी सूत्र पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, आप देखेंगे चीजें सारी। स्टेप 4 क्या है सर हमारा स्टेप 4 ये रहता है अब धारा को पहचानना कि कब जो V इंटू IR है इसका धनात्मक ऋणात्मक तो पता चल गया, कब V इंटू IR धनात्मक होगा और कब V इंटू IR ऋणात्मक होगा। तो देखिए, जब धारा, जैसे अब इसमें से धारा, कुछ सेल से धारा बह रही है, मान ली I1, तो यहाँ से I1। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर धारा तो धन प्लेट से निकलती है तो पीछे क्यों आप I1 लिखते हैं? जिस सेल से जितनी धारा निकलेगी, ये सेल का नियम होता है बच्चों, ये भी जान जाओ, जिस सेल से जितनी धारा निकलती है फिर से उस सेल में उतनी ही धारा जाती है। जिस सेल से जितनी धारा निकलती है उसके ऋण प्लेट से उतनी ही धारा जाती है। चलिए, तो फिर यहाँ से निकल जाएगा I2 और यहाँ से आ जाएगा I2, फिर इधर चला जाएगा सर I1 प्लस I2। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि जो दिशा हमने मानी है, धारा उसी दिशा में बह रही होगी, यदि किसी प्रतिरोध में जो दिशा हमने मानी है धारा उसी दिशा में बह रही होगी तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ऋणात्मक होगा। लेकिन यदि जो दिशा हमने मानी है किसी प्रतिरोध में धारा उसके विपरीत दिशा में बह रही होगी तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए R में, अगर R1 में हम बात करें तो हमने दिशा कौन सी मानी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर की दिशा हमने मानी है, तो धारा भी किधर की है, इधर की ही है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो R1 और I1 जो होगा ऋणात्मक होगा। क्यों सर? क्योंकि जो दिशा हमने मानी थी धारा भी देखिए इसी दिशा में बह रहा है। तो अगर बात की जाए, देखिए ये दिशा, ये हमारे मानने वाली दिशा और ये धारा की दिशा, दोनों दिशा सेम है तो धारा ऋणात्मक हो जाएगी। अब बात की जाए अगर सर R2 की, तो R2 में क्या होगा, देखिए R2 में धारा देखिए इस दिशा में बह रहा है। R2 में अगर धारा बात की जाए तो इस दिशा में बह रहा है और हमने दिशा क्या मानी है, अगर इसको पूरा हम कंप्लीट करें तो ऐसे विपरीत दिशा में। तो क्योंकि जो दिशा हमने मानी थी उससे धारा विपरीत दिशा में है तो जो R1 R2 है, जो R2 I1 है ये धनात्मक होगा, यानी कि ये ऋणात्मक नहीं होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। तो बस यही लास्ट स्टेप था, इसे भी समझना आपका जरूरी था। फिर हम ये सूत्र लगा देंगे, चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा हमारा कि जो दिशा हमने मानी थी, जो किसी प्रतिरोध में धारा उसी दिशा में हो जो हमने मानी थी, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, धारा को I से लिख रहे हैं या लिख दे रहे हैं हिंदी में, धारा और
प्रतिरोध का गुणनफल। अब जिसको नहीं समझ में आएगा ना वो बेवकूफ है, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। और यदि धारा मानी गई दिशा के विपरीत है, विपरीत दिशा में है तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा। ये लास्ट स्टेप था। अब देखिए मैं आपको किरचॉफ का नियम यहाँ पे एग्जिट करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम इस लूप की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को इरेज कर रहा हूं, लूप नंबर 1 यानी कि जो पार्श 1 की बात हो रही है यहाँ पे, पार्श 1 में जो नियम बताया आपको वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। पार्श 1 में अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें अगर किरचॉफ का जो हम नियम लगाया तो क्या होगा, देखिए जो दिशा हमने मानी थी उसी हिसाब से करना है। और हमने क्या बोला कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद पार्श के अंदर जो विभव होता है वो कुल विभव शून्य होता है, जो विभव नेट होता है वो शून्य होता है। तो इसी नियम से काम करेंगे हम लोग, जो पढ़े थे उसको बस लिखने के लिए, क्वेश्चन हल करने के लिए यही बेस्ट नियम है, उससे रहेंगे आप परेशान होते रह जाएंगे जीवन भर। देखिए यहाँ पे तो पार्श 1 में हम लोग आते हैं, तो पार्श 1 में पहले हम लोग क्या देखते हैं, पार्श 1 में सर जी पहले हम लोग E1 देखते हैं। तो हमने ये दिशा मानी है और इस दिशा में ये जो हमारा दिशा है, ये जो सेल है उसके ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रहा है। तो जब दिशा ऋण से धन की ओर जाएगी तो जो विभव होगा ऋण से धन की ओर जाएगी, तो जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होगा ये धनात्मक होगा। ऋण से धन की ओर जाएगी तो धनात्मक होगा। तो E1 किस में हो जाएगा सर जी, E1 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले क्या, यहाँ पे लिख लेंगे पार्श 1 में E1, ठीक है, प्लस में। अब दूसरा देखिए, अब E2 की बात करते हैं। तो E2 में कहां से जा रहा है सर, E2 में धन से ऋण की ओर जा रहा है। और हमने यहां पर क्या पढ़ा है कि जब EMF का सेल धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाए तो EMF ऋणात्मक होता है। अब इसमें देखिए ऐसे जा रहा है तो धन से ऋण की ओर जा रहा है तो EMF क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो माइनस E2। अब हम इस सेल में और क्या है, 2 प्रतिरोध हैं, तो दोनों प्रतिरोधों की भी चर्चाएं करेंगे। तो पहले प्रतिरोध में धारा किस दिशा में जा रही है, जो दिशा हमने मानी है देखिए उसी दिशा में धारा जा रही है। तो I1 R1 क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक, तो I1 R1। अब फिर बात की जाए दूसरे प्रतिरोध में देखिए धारा इस दिशा में है, मानी की दिशा इस दिशा में है। तो जब विपरीत दिशा में होगी तो जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा वो क्या होगा सर जी, धनात्मक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, I2 R2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू में 0। और किसी को लग रहा होगा कि ये नियम गलत है, तो जो नियम जो फिगर जो यही कल हम लोग बनाए थे और जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि E2 माइनस E1, तो देखिए अगर आपको बस कुछ नहीं करना है, अगर आप क्या करें R1 R2 को उधर लेके चले जाए तो जो नियम हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग किरचॉफ का नियम बुक में पढ़ते हैं वही बन जाएगा। देखिए ये क्या बन जाएगा सर जी, I1 R1 माइनस में I2 R2। जब I1 R1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस में था तो उधर माइनस हो जाएगा, जो नियम हम लोग पढ़ते हैं वो बन गया। तो ये नियम आपको आसानी करेगा। और ये ट्रिक, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया और ये नियम आपको समझ में आ गया जो हमने बताया था, जो बस बता रहा हूं, जो कर रहा हूं, देखिए परिपथ का टोटल विभव क्या होगा, शून्य होगा। और जो E है ये क्या है, विद्युत वाहक बल, एक प्रकार का विभव ही है। और V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो जो I इंटू R है ये क्या है, विभव ही है। तो टोटल विभव क्या होता है, शून्य होता है। टोटल विभव क्या होता है, शून्य होता है। टोटल विभव क्या होता है, शून्य होता है। अब हम लोग एक प्रश्न देखेंगे इसी पे, चलिए। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्रश्न देखने के बाद से और क्लियरिटी आ जाएगी। एक हम लोग प्रश्न देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न को जो मैं बताऊंगा। ऐसा प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न एक निकालता हूं मैं, तब तक आप लोग जिसने नोट नहीं किया जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए चलिए बच्चों, हम अब एक क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान से क्वेश्चन आप लोग भी देखेंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ, जिसको लिखना होगा वो लिख लिया होगा। अब जिसने नहीं लिखा अभी, इससे आप, क्योंकि ये नियम से आप पीछा छूटने वाला आपका नहीं है, बहुत जगह मिलेगा ये नियम आपको, बहुत जगह मिलेगा ये नियम आपको। ये आप लोग सोचेंगे कि पीछा छूट जाएगा। एक सेकेंड, मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पहले फिगर बना देता हूं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको आते हैं। इसको मान लीजिए इसका मान 3 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, 7 ओम है, 2 वोल्ट है और ये ई है। ठीक है, और ये ई है। क्या है? ई है। यहाँ से धारा निकल रही है। क्वेश्चन ठीक है, यहाँ से धारा निकल रही है आई, यहाँ से धारा निकल रही बच्चों 4 एम्पियर की, और यहाँ से धारा निकल रही है 2 एम्पियर की। यहाँ से धारा निकल रही है 2 एम्पियर की। आपसे बोला है कि दूसरी सेल ई का मान ज्ञात कीजिए, ई का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे सर? ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बिना आप किरचॉफ के नियम की सहायता से नहीं कर सकते। और नियम की क्या है सर? ई का हमें मान ज्ञात करना है, हमें कोई बहुत बड़ी तोप ज्ञात नहीं करनी है। अब आप लगेंगे इसमें परेशान होने, इसमें देखिए तो समझेंगे पहले कैसे। अभी मैंने आपको जो नियम बताया था वो क्या बताया था कि जिस सेल से जितनी धारा निकलेगी उतनी ही जाएगी। तो सर इसमें 2 एम्पियर की चली जाएगी, बिल्कुल। यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, तो इसमें जाएगी 6 एम्पियर की, फिर यहाँ से आ जाएगी यहाँ पे 4 एम्पियर और यहाँ पे चली जाएगी 2 एम्पियर। तो हमें इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इस परिपथ से कोई लेना देना नहीं है, दोनों बंद परिपथ है। लेकिन क्योंकि हमें बस यहाँ पे ई का मान निकालना है तो हमें इस परिपथ से कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि यहाँ से 4 एम्पियर की धारा निकल रही है तो आएगी भी कितने की सर? 4 एम्पियर की। बहुत बढ़िया, यही बस पकड़ना था। अब इसमें कोई एक दिशा आप मान लीजिए, और देखिए यहाँ पे ये क्यों मानना जरूरत है? यहाँ पे 6 एम्पियर निकालना, क्योंकि 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 4 एम्पियर यहाँ से, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी बंद परिपथ में ही है। तो ये पूरा बंद परिपथ 1 है। इसी में हमें खेल क्या करना है? खेलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम मान लेते हैं, इसमें कोई दिशा मान लेते हैं। तो चलिए हम दिशा मान लेते हैं ये ऐसे। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? बंद परिपथ ढूंढना, हमने ढूंढ लिया। अब दिशा मानना, दिशा मान लिया। अब क्या करना है सर? अब चेक कीजिए क्या इसमें कोई सेल लगा हुआ है? जो सेल लगा हुआ है, जी सर एक सेल लगा हुआ है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसी सेल का हम क्या करते हैं? देखिए वही दिशा यहाँ पे बना ले रहे हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब हम सेल का क्या करते हैं? सेल का मान पहले हमें ज्ञात करना है। तो सेल की दिशा देख लेते हैं, धनात्मक है कि ऋणात्मक। ये देखिए जो हमारी दिशा है सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रही है। सर जब जो दिशा हम माने अगर वो सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रही है तब जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो ऋणात्मक होगा। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे माइनस ई। चलिए अब हमें चलना है प्रतिरोध की ओर। अब इस प्रतिरोध में अगर आए तो धारा यहाँ से निकल रही है, धारा यहाँ से निकल रही है और इधर आ जाएगी 4 एम्पियर की धारा आ रही है। 4 एम्पियर की धारा इधर आ रही है। धारा की दिशा इधर है और ये जो अगर हम इस दिशा की बात करें, जो दिशा हमने मानी है ये कुछ इस प्रकार होगी, ऐसे ऐसे। धारा की दिशा इधर है, प्रतिरोध की दिशा उधर है। धारा की दिशा इधर है, माने की दिशा इधर है। जब धारा की दिशा और माने की दिशा विपरीत दिशा में हो तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 8 तरीके 24, 6 गुणे 4 प्लस 6 इंटू में 4, ठीक है, प्लस 6 इंटू में 4। अब हम दूसरे प्रतिरोध के पास पहुंचेंगे। इसके पास अगर आए तो धारा देखिए इस दिशा में है, धारा इधर है और मानी गई दिशा देखिए ऐसी है,
ये देखिए आ रही है धारा ऐसे और हमारा माना गया दिशा इस दिशा में, तो दोनों दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। जब विपरीत है तो धारा और जो प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए सर +7 × में 4। फिर आगे बढ़िए, अब यहाँ पे है सर, इसमें भी देखिए यहाँ ऐसे धारा कैसे आ रही है, ऐसे यहाँ से आएगी तो ऐसे ही आएगी, और हमारी मानी गई दिशा देखिए ऐसे है, तो ऐसे और ऐसे विपरीत दिशा में है, तो ये भी प्लस ही हो गया। तो क्या हो जाएगा सर 6 × में 4 = में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टोटल परिपथ का जो विभव होगा, बार बार मैंने बताया, जो टोटल परिपथ का विभव होगा वो सर 0 होगा। टोटल परिपथ का जो विभव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए क्या करना है, हमें ई का मान ज्ञात करना है। ई ऋणात्मक है तो हमें एक चीज़ बचपन से पता है कि जिस चीज़ का हमें मान ज्ञात करना रहता है उसे धनात्मक और हम अकेले रखते हैं, तो हम इस ई को अकेले लेते आते हैं। इधर 0 है तो -ई को इधर लाएंगे तो +ई हो जाएगा। सर यहाँ पे हो जाएगा ई = यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। चलिए अब यहाँ पे सर ई = हो जाएगा आपका 6 × में 4 24, और प्लस में सर चौका 28 28 प्लस सर 24, बिल्कुल। तो ये अब क्या हो जाएगा सर, ई = हो जाएगा 48 प्लस 28, 8 दूना 16 और 60, सर ये हो जाएगा 76। तो जो हमारा ई का मान हो जाएगा वो 76 वोल्ट। ई का मान क्या हो जाएगा सर 76 वोल्ट। ई का मान क्या हो जाएगा 76 वोल्ट। क्या हम इसको किसी और सहायता से कर सकते थे? जी नहीं, बिल्कुल भी किसी और सहायता से नहीं कर सकते थे। कैसे करना है एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। परिपथ मानना है, परिपथ में कोई अपनी एक दिशा माननी है। जब हम परिपथ में कोई एक दिशा मान लेते हैं, तो अगर उस परिपथ की जो दिशा है, वो परिपथ की अगर दिशा है, अगर वो सेल के धन से ऋण प्लेट की ओर जा रही हो तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक, और यदि सेल के ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर जा रही है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक। ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक की ओर जाएगी तो धनात्मक क्या जाएगी, धारा नहीं, जो दिशा हमने मानी है वो चेक करना है। ठीक है सर। अब किसी प्रतिरोध और धारा का गुणनफल तब धनात्मक और ऋणात्मक होगा यदि जो दिशा हमने मानी है, किसी प्रतिरोध में धारा उसी दिशा में जा रही हो तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक, और जो दिशा हमने मानी है यदि किसी प्रतिरोध में धारा उसकी विपरीत दिशा में जा रही हो तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक। और सबको जोड़ेंगे तो जो विभव होगा वो 0 हो जाएगा। इसकी सहायता से हम प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था। आज आप लोगों को व्हाट्सएप में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे, उनको देखिएगा, समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएंगे तो पूछिएगा। अब मैं इससे अच्छी क्लियरिटी से आपको नहीं समझा सकता बच्चों। मुझे लगता है मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीके से समझा, और ये तरीका आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।